देश भर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम उन राज्यों में जिनमें कोरोना की दर बढ़ती जा रही है, इन पर केंद्र सरकार ने अपनी सख्ती करना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं एक बैठक लेकर उन तमाम राज्यों पर एहतियात बरतने की बात कही है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो आज 600 के पार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 25,000 से ऊपर कोरोना संक्रमण के आंकड़े निकलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में तमाम जो राज्य जहां पर कोरोना संक्रमण का लगातार दायरा बढ़ता हुआ जा रहा है, उन पर केंद्र सरकार ने कहा है कि वहां पर सैंपल टेस्टिंग को बढ़ावा देना होगा और जो टीकाकरण अभियान कोरोना वैक्सीन का देश भर में चल रहा है उसको भी बढ़ाने की लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक आपातकालीन बैठक बुलाकर तमाम मंत्रियों के साथ लगातार बढ़ते कोरोना पर चिंता गहन की है और केंद्र सरकार से उन्होंने कहा है कि हमको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। 3 महीने में हम पूरी दिल्ली को कोरोना वैक्सीन से जो है पूरी दिल्ली में टीकाकरण कराने का काम हम सुचारू रूप से संपन्न करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में लगातार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में उन तमाम राज्यों की जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है कि वहां पर जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोकथाम के लिए और भी सकारात्मक प्रयास करने होंगे। शायद तभी जिस तरीके से ये जो संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर रोकथाम करने के लिए सरकारें कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई देंगी। सहयोगी राहुल के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है और पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट अब जारी करना शुरू कर दी है और बीजेपी ने जैसे ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है उसके बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी में आपसी कलह भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जब से बीजेपी ने ये सूची जारी की है उसमें तमाम स्टार्स और जो दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं कैंडिडेट उनको टिकट मिले हैं। ऐसे में जो स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने नाराज़गी जताई है। अगर बात करें अलीपुरद्वार, जगतातल, जलपाईगुड़ी, मालदा, ये तमाम ऐसी विधानसभा सीट्स हैं जहाँ से उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, तो यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराज़गी जताई है और विरोध प्रदर्शन भी पार्टी के खिलाफ किया है। हालाँकि अब तक पार्टी का इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं आया है, लेकिन ये जो गुस्सा है ये उन लोगों को टिकट देने पर है जो अभी हाल ही में पार्टी में आए हैं या स्टार्स हैं या दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्योंकि आप देखें, अगर टीएमसी को सबसे ज़्यादा टक्कर देने वाली कोई पार्टी है इस टाइम तो वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी है और बीजेपी खुद इस तैयारी में है 200 प्लस सीट जीतने की। लेकिन देखना यही होगा इस बार फिर से ममता दीदी पश्चिम बंगाल की सियासत पर कब्जा करेंगी या बीजेपी वहाँ पर जीत पाएगी। हैदर अली, JK24/7 न्यूज़। आम आदमी पार्टी ने अब सरकार को घेरने का पूरा मन बना लिया है। 3 कृषि कानूनों को लेकर अब आम आदमी पार्टी हरियाणा के जींद में एक महापंचायत बुलाने जा रही है, जिसमें खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से जारी प्रेस नोट में यह साफ कर दिया गया है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक आम आदमी पार्टी इसी तरह के सरकार का विरोध करती रहेगी और किसानों के समर्थन में आवाज़ बुलंद करती रहेगी। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी की यूपी में अलग अलग महापंचायतें हो चुकी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के जींद के हुड्डा ग्राउंड में यह महापंचायत बुलाई है, जिसमें किसानों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम वो कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और कृषि कानूनों को सरकार पर दबाव बनाकर वापस लेने की मांग करेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है और जो किसान मांग कर रहे हैं उस पर सरकार जो है अनदेखा कर उनको जो है गर्मी सर्दी में इस भरे मौसम में भी सताने का काम कर रही है। अब देखना होगा कि 4 तारीख को किस तरह की महापंचायत आम आदमी पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगी, कितने कार्यकर्ता उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जुटते हैं और किसानों का किस तरह से समर्थन मिल पाता है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। वित्त वर्ष 2021 और 22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राइवेटाइजेशन की बात रखी थी। अब ये प्राइवेटाइजेशन की आग लगभग धीरे धीरे पूरे देश में फैलने लग गई है। हमने बीते कुछ दिनों पहले देखा कि किस तरीके से लगातार 2 दिन तक बैंक के कर्मचारी इस प्राइवेटाइजेशन के विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, जिसमें लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं अगर हम बात करें अब LIC कर्मचारियों की, तो अब विरोध प्रदर्शन LIC कर्मचारी भी कर रहे हैं निजीकरण को लेके। हम आपको बता दें लगभग 1,14,000 LIC कर्मचारी हैं जो इस विनिवेश और निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें पॉलिसी धारकों की, तो लगभग 29 करोड़ LIC के पॉलिसी धारक हैं। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार का लक्ष्य
विनिवेश और निजीकरण के चलते लगभग 1 करोड़ 75 लाख फंड इकट्ठा करना है। लेकिन जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की आग पूरे देश में फैल रही है और इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसका असर क्या होगा ये सरकार को भी सोचना होगा। गौरतलब है, अगर बात करें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, तो उन्होंने निजीकरण को लेते हुए एक बयान भी दिया है, एक टिप्पणी भी दिया है। उनका कहना है कि अगर निजीकरण होता है तो जितने भी कर्मचारी हैं उनके हितों का ध्यान ज़रूर रखा जाएगा। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। एंटीलिया केस में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। ये मुलाकात दिल्ली पर उनके सरकारी आवास पर हुई। दरअसल इस पूरे मामले में काफी ज्यादा जो कमियां रही हैं उसे लेके बताया जा रहा है कि शरद पवार खासा नाराज हैं और यही वजह है कि अनिल देशमुख अपनी कुर्सी बचाने के लिए शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की है। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर परत दर परत जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें बहुत ज्यादा चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस कमिश्नर तक को बदल दिया गया है। अब गृह मंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री का शरद पवार से मिलना कई सवाल खड़े करता है। साथ ही में इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पहले से ही महाराष्ट्र सरकार को घेर रहा है। कैमरामैन सचिन के साथ प्रणय शर्मा। उत्तराखंड सरकार में बदलाव की बयार लगातार जारी है। नए बदलाव के तहत मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को शासकीय प्रवक्ता का दायित्व सौंपा है। अभी तक यह जिम्मेदारी पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक निभा रहे थे। मदन कौशिक तेज तर्रार प्रवक्ता और पार्लियामेंटेरियन माने जाते हैं। उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद इस पद पे माना जा रहा था कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बने बंशीधर भगत को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सुबोध उनियाल को यह जिम्मेदारी देकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उनका कद बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अपनी दूसरी कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसके तहत कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए मेलाधिकारी को 2 करोड़ रुपए तक के टेंडर करने की परमिशन दे दी है। इसके साथ ही उन्होंने बेहद विवादों में रहे कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए भी 1 करोड़ रुपए की टोकन राशि का प्रावधान किया है और उन्होंने कहा है कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण खुद उत्तराखंड सरकार करेगी। इस फैसले से जहां कोटद्वार की लाखों जनता का भला होगा, वहीं उस क्षेत्र से विधायक और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री का दायित्व देख रहे डॉक्टर हरक सिंह रावत भी बेहद खुश बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात कही है और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन अस्पताल के साथ PPP मोड पे चल रहे फोर्टिस अस्पताल के अनुबंध को दोबारा से रिन्यू कर दिया है। इसका पूरा असर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा। आपको बता दें कि फोर्टिस का PPP मोड पे जो एग्रीमेंट था वो समाप्त हो गया था और उसको पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में आगे न बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही थी, जिससे आम जनता को बहुत दिक्कतें हो रही थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को जैसे इस बात का पता चला, उन्होंने तत्काल इसमें अपनी कैबिनेट में मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा लगातार लिए जा रहे लोकप्रिय फैसलों से लोगों को यह उम्मीद जगी है कि जल्द से जल्द प्रशासनिक मशीनरी भी ठीक से काम करेगी और उसका पूरा लाभ आम जनता को मिलेगा और आम जनता की प्रसन्नता और खुशी का लाभ बीजेपी को 2022 के चुनाव में मिलेगा। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र। केंद्रीय मंत्री और विधानसभा के उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो को टीएमसी के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी झेलनी पड़ी। दरअसल बाबुल सुप्रियो को भी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है और जब वो प्रचार के लिए निकले तो टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और साथ ही कहा कि 2 मई को जवाब दे दिया जाएगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में लगातार बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है और हिंसक झड़प भी देखने को मिल रही है। कल की अगर बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान की एक रैली में बीजेपी के कार्यकर्ता का सर फोड़ दिया था, जिसको लेकर बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया था और अब ऐसे में सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं को भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार घेरा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया सिंह के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। गुरुग्राम नगर निगम ने अपनी बजटीय बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए, जिसमें से एक अहम फैसला मांस और मीट की दुकानों पर था। ज्ञात हो कि गुरुग्राम के अंदर कई महीनों से अवैध मांस और मीट की दुकानें चल रही हैं, जिसकी शिकायत
पार्षदों ने बैठक के दौरान की, जिसको लेकर निगम की कमेटी ने ये तय किया कि अब मांस और मीट के लाइसेंस के दुकान के लाइसेंस के लिए शुल्क बढ़ाकर 5,000 से 10,000 कर दिया जाएगा। तो वहीं पर जो जुर्माना था उसको भी बढ़ाया गया है। पहले जुर्माना 500 रुपए का लगता था, तो वो अब जुर्माना 5,000 रुपए कर दिया गया है तथा मंगलवार के दिन मांस और मीट की दुकानें बंद रहेगी। कैमरामैन विनय के साथ कपिल गोड, JK24 न्यूज, गुरुग्राम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा में हैं। मथुरा में अखिलेश यादव ने बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए व उसके साथ ही अपनी पूरी फ्लीट के साथ मथुरा की गलियों में भी घूमे, जहां अखिलेश यादव ने कुल्हड़ में मथुरा का गर्म दूध भी पिया। हालांकि अगले महीने पंचायती चुनाव है, तो इस पूरे दौरे को लेकर के कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव आने वाले चुनाव को लेकर के सक्रिय हैं। लेकिन चुनाव में अखिलेश यादव को इस दौरे का कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राम के साथ अक्षत दत्त जोशी, JK24 न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी 4 साल की सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों की ऋण माफ़ी से लेकर खाद, बीज और बिजली पानी की उपलब्धता के रिकॉर्ड पेश किए, तो वहीं महिला सुरक्षा से लेकर तमाम अपराध और अपराधियों पर हुई कार्रवाई के आंकड़े भी पेश किए। इतना ही नहीं, विकास और जो ब्रेकिंग ग्राउंड सेरेमनी लखनऊ में आयोजित हुई थी निवेश को लेकर, उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। और कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 करोड़ जनता के लिए किस तरह से काम किया, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के समक्ष आज रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने 7 दिवसीय एक अभियान का भी शुभारंभ किया और एक बीजेपी सरकार की उपलब्धियों वाली पुस्तिका का विमोचन भी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तमाम उपलब्धियों का बखान है। अब आने वाले 7 दिनों तक बीजेपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का संगठन जनता के बीच जाएगा। प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर, मंडल मुख्यालय और बूथ लेवल तक जनता को योगी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा और जागरूक किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि सरकार का सीधा फोकस 2022 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाला पंचायत चुनाव है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट राम के साथ अनूप त्रिपाठी, JK24 न्यूज। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का चौथा मुकाबला टीम इंडिया ने जीत लिया है। टीम इंडिया ने 8 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम किया और इस मुकाबले में जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव अपने डेब्यू मैच में, हालांकि इससे पहले ही उनका डेब्यू हो गया था, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में सूर्य कुमार यादव को बैटिंग का मौका नहीं मिला था, तो चौथे मुकाबले में अपने डेब्यू पारी में सूर्य कुमार यादव ने अर्धशतक लगाया। शानदार पारी का नजारा देखने को मिला और जीत के हीरो सूर्य कुमार यादव रहे हैं। हालांकि इस के दौरान उनको मैन ऑफ द मैच से भी नवाजा गया है। तो टीम इंडिया ने चौथा मुकाबला जीत लिया है और अब सीरीज 2-2 से बराबर हो गई है। अब 5वां और आखिरी मुकाबला होना है, जो निर्णायक मुकाबला होगा और उसमें यह देखना होगा कि किसके खाते में T20 सीरीज जाती है, क्योंकि इस बार T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तो अब यह देखना होगा कि विराट सेना आखिरी मुकाबले में जीत हासिल कर पाती है या फिर इंग्लैंड के अंग्रेज जो हैं वो इस सीरीज में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। फिलहाल चौथा मुकाबला टीम इंडिया ने जीत हासिल कर सीरीज को बराबर पर ला दिया है। कैमरामैन कन्हैया कुमार के साथ मैं अब्दुल नबी हसन, JK24 न्यूज के लिए। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।